Again, hello everyone, welcome to my channel and I'm Ashali Kaushik here. So in this video we will discuss the last topic of 10th class, that is second last कह सकते हैं, heating effect of electric current. ठीक है, but in the previous videos we have discussed the resistors, if we connect the resistors in series combination, and then what will happen, and if the resistors are connected in parallel combination, then what will happen. And in the next video, that means the last video, the advantages and disadvantages of series and parallel combination. So our next topic is come to the new topic, heating effect of electric current. देखिए इसको ऊपर क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में जब करंट कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है तो वो कंडक्टर हीट प्रोड्यूस करता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, heating effect of electric current. When the current flows in a conductor, then it produces a lot of amount of heat. This effect is known as the heating effect of electric current. देखिए इसके लिए एक जनरल एग्जांपल है, कोई भी इलेक्ट्रिक फैन है जो कंटिन्यूसली मतलब वर्क कर रहा है 5 to 6 आवर, 5 से 6 घंटे वो लगातार काम कर रहा है, दैट मीन्स वो चल रहा है, मूविंग कंडीशन में है, तो आप क्या देखते हैं कि वो डिवाइस क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट इन ए कंडक्टर इन विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज. ठीक है, एक कंडक्टर जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, ये हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे. क्लियर. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या सपोज करते हैं कि इफ वी कनेक्ट ए कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर ए बी connect with a if we connect a conductor with a source of energy, here is a key, and the potential difference between the या फिर across the end of the conductor, suppose that V, कैपिटल V. ओके, ये हमने क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर कर लिया है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो क्या होता है, जैसे ही आपने इसको सोर्स दिया है, बैटरी से आपने इसको कनेक्ट किया है, तो कनेक्ट करते ही क्या होगा, जो इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे. इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहाँ पर आएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल के पास, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, या देख सकते हैं आप कौन सी वीडियो थी वो आप चेक कर सकते हो अगर आपने देखी है तो. तो मैंने आपको क्या बताया था कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होगा, आपका करंट. मैंने आपको, इफ वी कनेक्ट ए कंडक्टर ए बी with a battery source of energy and the key, and we make a simple circuit here. So जैसे ही आप इसे कनेक्ट करते हैं बैटरी को कंडक्टर से, then what will happen in this circuit, क्या होगा, कंडक्टर्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, that the free electrons of the conductor flow in the direction या फ्लो टुवार्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. इलेक्ट्रॉन्स जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, उसके साइड फ्लो होना स्टार्ट करेंगे, तो ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी किसकी, करंट की. एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज V, मतलब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कि पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है और कहाँ पे कम है, वो पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो ये है आपका V. तो अकॉर्डिंग टू दिस, इफ वी रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस आपका, पोटेंशियल डिफरेंस में हम क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब लेकर आते हैं तो हमें कुछ काम करना पड़ता है, कुछ वर्क डन हम करते हैं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V होता है W/Q के, W/Q, दैट मीन्स Q आपका पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में, या फिर यहाँ से इस पॉइंट पर लाने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लाने में जो आपने वर्क किया है, उन दोनों के रेशियो को ही आप क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V कहते हैं. तो इस पूरे प्रोसेस में जो हमने वर्क डन किया, अगर हम उसकी बात करें तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V/Q. इट इज योर इक्वेशन नंबर 1 by the definition of potential difference.
Clear? V is equals to W upon Q and W is equals to V into Q. And now in the second step we will discuss if the I amount of current flows in t सेकेंड. अगर I जो amount of current है वो t सेकेंड में फ्लो हो रहा है तो कितने amount of या कितने चार्जेस फ्लो हो चुके हैं इस कंडीशन में. हम कहते हैं ना कि I क्या होता है Q अपॉन T. तो अगर हम ये कंसिडर करके चलें कि जो I करंट है वो t सेकेंड में फ्लो हुआ है तो कितने चार्जेस फ्लो हुए होंगे. अगर हमें ये निकालना है तो हम कैसे करेंगे, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी. मतलब I अमाउंट ऑफ करंट t सेकेंड में आपका फ्लो हुआ है तो कितने चार्जेस रहे होंगे वहाँ पर, Q इज इक्वल टू I इंटू टी. ये भी हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने लिया है. सो इट्स आर इक्वेशन नंबर 2. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Q. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन फर्स्ट. आप फर्स्ट में इसको पुट कर दीजिए, Q की वैल्यू को यहाँ पर रखिए. सो W इज इक्वल्स टू what is it now? Now it becomes W is equals to V into I into T. This is the total work done in this process. और यही वर्क डन आपका होता है किसके इक्वल, हीट के. जैसे कि हमेशा हम बताते हैं ना जितना भी हमने काम किया है वो हमेशा किसके इक्वल हो जाता है, हमारी एनर्जी के. और हीट भी क्या है, एक एनर्जी ही तो है. हीट क्यों प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी की वजह से ही तो होती है. कॉन्सेप्ट सब सिमिलर ही है. आप खुद सोचिए, बाय चांस जब आप रनिंग प्रोसेस में होते हैं तो क्या होता है, आपकी जो एनर्जी है वो यूज़ होती है. तो इसका मतलब आपने काम किया है और काम करने की वजह से आपकी एनर्जी यूज़ हो रही है. तो सिमिलरली ये जो आपने काम किया है यही किसकी वजह है, ये काम करने की वजह से ही क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ है. तो ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा इसे ही हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे हीट से. हीट को जो सिम्बलाइजेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा सिंबल है H. सो H इज इक्वल्स टू किसके इक्वल माना जाएगा, V इंटू I इंटू T. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर द अमाउंट ऑफ हीट. ठीक है. अब इसके लिए हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं. मतलब अगर हमारे पास न्यूमेरिकल इन द सेंस जब आप क्वेश्चंस करेंगे आपके पास V है, I है, T है तो आप अमाउंट ऑफ हीट निकाल सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली. लेकिन अगर क्वेश्चन में आपके पास V हो, R हो और T हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना. दैट मीन्स वोल्टेज हो, रेजिस्टेंस हो और T हो तो क्या फॉर्मूला यूज़ करना है. या फिर अमाउंट ऑफ करंट हो और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई हो हमारे पास तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो H के हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स है, डिफरेंट एक्सप्रेशंस है हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट के. क्लियर. सो बाय ओम्स लॉ हम इसमें क्या करते हैं, नाउ वी विल अप्लाई द ओम्स लॉ इन द लास्ट एक्सप्रेशन. H इज इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T. सो What do we know about this? क्या जानते हैं हम इसके लिए. ओम्स लॉ क्या होता है, V is equals to IR. Now put this value in this expression. So H is equal to V की जगह पर आप IR रखिए, IR रखेंगे तो I दो हो गए हैं आपके पास. So it becomes I square RT. H is equals to I square RT. This is also a very famous equation, a very famous expression. This expression is known as the Joule's heating law. ये एक्सप्रेशन आपका जाना जाता है जूल्स हीटिंग लॉ के अकॉर्डिंग, है ना. जूल्स हीटिंग लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम इसे पढ़ेंगे. हमें इसके अलावा भी हमारे पास दो फॉर्म और है. तो जूल्स हीटिंग लॉ पर हम अभी आएंगे. तो पहले हम इसकी एक्सप्रेशन की जो फॉर्म्स है वो देख लेते हैं. अब देखिए ये तो आपका फॉर्मूला यूज होगा जब आपके पास क्वेश्चन में वैल्यू होगी I की, R की और T की. ठीक है. अब अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस हो V तो फिर आप क्या करेंगे. नाउ अगेन वी कैन say that I is equals to क्या होगा, V over R. Put here I is equal to V over R. अब आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, I is equal to V over R पुट कर दीजिए. So H is equals to क्या हो जाएगा, V square over R square into R into T. So now H becomes V square, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, into T. H is equals to V square upon R into T. It's your equation number 3. ठीक है. सो व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन या फ्रॉम दिस टॉपिक. क्या देख सकते हैं हम कि हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट के 3 फॉर्मूलाज हैं. फर्स्ट इज H इज इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T. शॉर्ट में अगर हम इसको लिखें H इज इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T एंड I स्क्वायर R इंटू T एंड V स्क्वायर अपॉन R इंटू T. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी विल यूज दीज फॉर्मूलाज.
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, बहुत ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपके, आप यहीं से स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। मैं आपको बता रही हूँ कॉम्पिटिशन लेवल में जब हम जाते हैं, कॉम्पिटिशन में जब हम आगे जाते हैं, फ्यूचर में जब हम जाएंगे तो हमें पता चलता है कि ये कॉन्सेप्ट ही हमें दोबारा पढ़ने पड़ते हैं। तो आप अभी से ही अपनी जो बेसिक है उसको इम्प्रूव करके चलेंगे। ठीक है, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मैं आपसे। So it is equals to V into I into T and I square R into T and V square upon R into T. Now come to the topic of Joule's heating law कि Joule's heating law क्या है आपका, है ना। तो Joule's heating law क्या होगा, H is equal to I square into R into T। ठीक है, हम यहाँ बात H is equals to I square R into T, Joule's heating। Yes, one thing is also here, you are always, maybe it's also my experience, बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एंड जूल्स हीटिंग लॉ में। लास्ट ईयर एक्सपीरियंस है जो ये आपका एक्सप्रेशन को बोला जा रहा है जूल्स हीटिंग लॉ। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। हीटिंग इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है, सिर्फ इस एक्सप्रेशन को जूल्स हीटिंग लॉ कहते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कह सकते हैं, जूल्स हीटिंग लॉ भी कह, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लिख लो या जूल्स हीटिंग लॉ भी, मर्जी है आपकी, मतलब ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा ग्रामर पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जूल्स हीटिंग लॉ लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो क्या कहता है ये लॉ एक्चुअली, ये कहता है, इट सेज दैट द अमाउंट ऑफ हीट, फर्स्ट इज the amount of heat is directly proportional to the square of the current या square of the current in the conductor। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, उसके स्क्वायर के हीट क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेकंड क्या कहता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कितना उस जो रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या जो अमाउंट ऑफ हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम टी के, कि अमाउंट ऑफ करंट कितने टाइम में प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अमाउंट या तो ये जो हीट रहेगी ये टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी आपकी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स है जो जूल्स हीटिंग लॉ कहता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। आपको पहले ही फॉर्मूला नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय द जूल्स हीटिंग लॉ, तो आप स्टार्टिंग से बताएंगे दिस लॉ स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट एंड द अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर या गिवन कंडक्टर एंड द अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द time in which the current flow. Clear? By combining these three equations, we will get, आप इक्वेशन लिख लेंगे, by combining the equation number 1, 2 and 3 we will get H is directly proportional to I square into R into T by removing the proportionality sign। कोई भी proportionality constant साइन को हटाते हुए कोई भी कांस्टेंट यूज कर लीजिए और उसकी वैल्यू आपको क्या रखनी है, 1। दैट मीन्स हमने यहाँ पे K सपोज कर लिया है, I square R into T हमने यहाँ पे सपोज कर लिया है। सो नाउ द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू 1, सो H बिकम्स I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ये अमाउंट ऑफ हीट की मतलब फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म्स है, लेकिन ये वाली जो फॉर्म है इसको जूल्स हीटिंग लॉ कहते हैं। तो जब आपके पास जूल्स हीटिंग लॉ के अलग से क्वेश्चन आएगा तो पहले आप ये पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद आप ये लिखेंगे। थ्योरी में आपके साथ कंटिन्यूसली बोलती रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने थ्योरी नहीं लिखी तो आप भी नहीं लिखेंगे, आपको लिखना होगा। यू विल राइट डाउन द थ्योरी ऑल्सो। ठीक है, ये स्पेशली स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो अमाउंट ऑफ हीट जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके लिए, बाकी तो आई थिंक सभी स्टूडेंट को पता रहता है कि मैं क्या करना है। फिर भी एज अ टीचर मैं आपको बता रही हूँ कि जो स्कूल के स्टूडेंट है कभी सोचे हमें यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको थ्योरी लिखनी है। यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट इंटू आर इंटू टी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये हो गई आपकी लास्ट एक्सप्रेशन और इसी को ही हम क्या कहते हैं, जूल्स हीटिंग लॉ, है ना। अब इसके ऊपर प्रैक्टिकल एक्चुअली एप्लीकेशंस हैं आपकी जो जनरल लाइफ में आप यूज़ करते हैं। देखिए हीटिंग इफेक्ट आपको कहाँ देखने के लिए जनरली मिलता है, इलेक्ट्रिक हीटर में, है। इलेक्ट्रिक हीटर होता है ना, वो जो रोड लगी हुई होती है, वो हीटिंग एलिमेंट जो होता है आपका वो बहुत रेड हॉट हो जाता है, वो भी बहुत सारी ये एक्चुअली इसका एग्जांपल या पर्टिकुलर एप्लीकेशन है। तो आपसे ही पूछे जा सकते हैं, और भी इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। गीज़र भी इसकी एक एप्लीकेशन है, गीज़र में पूछ लिया जाता है कि गीज़र में क्या प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, क्या प्रिंसिपल लग रहा है इसके अंदर। तो आपको ये प्रैक्टिकल्स एप्लीकेशंस पढ़नी है। एंड इफ़ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम इन दिस
in this type of the practical application, then you can ask in the comment. देखिए चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग क्या हो गया है, फिनिश हो गया है. इन दी फर्दर वीडियोज या इन फ्यूचर वी विल डिस्कस the NCERT in text exercise and chapter and exercise according to your comment section, according to your problem. जैसे आप अपनी प्रॉब्लम पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग हम वीडियोस को बना देंगे आगे कि आपको किन प्रॉब्लम्स में कौन सी प्रॉब्लम्स आप ज़्यादा फेस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सिचुएशन को ध्यान रखते हुए आगे की वीडियोस बना दी जाएगी. ठीक है. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आ रही है बाकी दूसरे स्टूडेंट्स को. सो थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ एट योर होम.